नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस व्लॉग। इसमें मैं आपके साथ सेकंड पार्ट शेयर कर रहा हूं जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी लता जी के साथ में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है उस कॉन्वर्सेशन का तो आप फटाफट से पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्वर्सेशन लगभग 2016 में हुई थी। ये मेरी आखिरी कॉन्वर्सेशन थी लता जी के साथ में। लेकिन दोस्तों, ये मेरी पहली कॉन्वर्सेशन नहीं थी। सबसे पहली बार मैंने उनसे बात करी थी शायद 2009 में। फिर 2010 में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, फिर 2012 में हुई थी, फिर 1-2 साल बाद शायद एक और कॉन्वर्सेशन हुई थी और फिर लास्ट मेरी कॉन्वर्सेशन 2016 में हुई थी। इस इंटरव्यू के लिए लगभग मैंने उनको 1 महीने के लिए चेज़ किया था। पहले मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनको कहा कि मैं मुंबई आकर आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था उनसे मिलने का, जो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप 1 महीने बाद मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। फिर मैंने जब उनको 1 महीने बाद बात करी तो उनको अपना कमिटमेंट याद था और उस दिन लता जी काफ़ी चैटी मूड में थीं, तो मैंने टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू उनके साथ में किया। बीच-बीच में कुछ कॉल्स भी उनके आते रहे, वो मराठी में बात करती थी उन कॉल्स पर। मुझे समझ में नहीं आती मराठी, लेकिन लता जी जिस भी भाषा में बात करती हैं वो अच्छा ही लगता है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली। तो कन्वर्सेशन खत्म ही नहीं हो रही थी, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था। मैं फिर कभी किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस जो इन कन्वर्सेशंस के रहे हैं लता जी के साथ में, और उनसे मैंने क्या सीखा है, उनके क्या मायने हैं एक्चुअली लाइफ में। तो फिलहाल आप सेकंड पार्ट लता जी के साथ इंटरव्यू का सुनिए और आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप लता जी के बारे में क्या सोचते हैं? कौन-कौन से गाने हैं जो आपको उनके पसंद हैं? सुनिए इंटरव्यू। लता जी, आपकी जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आप टेक अवे अगर मैं बोलूं योगदान इंडस्ट्री में आपका, तो उसमें एक मुद्दा ये भी रहा है, रॉयल्टी के ऊपर भी एक काफ़ी मुद्दा रहा है, जो कि आपने जो है जिसको पहले उठाया सबसे पहले इंडस्ट्री में, और राज कपूर साहब के साथ आपकी इस बारे में नोक-झोंक भी हुई, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने माना इस बात को कि एक सिंगर को जो है रॉयल्टी देनी चाहिए। तो ये आपका जो हुआ था, मेरे मेरे ख्याल से 67। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ लता मंगेशकर ही नहीं थी, बल्कि मुकेश जी थे, अपने तलत महमूद साहब थे, और भी छोटे छोटे बड़े सिंगर सब थे। और क्या हुआ कि हमारी प्लेबैक सिंगर एसोसिएशन थी, उसकी मीटिंग में हमने ये बात निकाली। अच्छा। तो सबने कहा कि HMV से हम लेंगे। अच्छा। ग्रामोफोन कंपनी से। और ग्रामोफोन कंपनी ने कहा हम तो नहीं देंगे, हम प्रोड्यूसर को देते हैं, आप उनसे मांगिए। अच्छा। हमने प्रोड्यूसर से कहा तो वो भी जरा लग गए थोड़ा, पर ज्यादा नहीं। मतलब हमने बहुत सारी बातें, कुछ पिक्चरों के गाने रिकॉर्ड हमने दिए ही नहीं करने के लिए। गाने गाए, पिक्चरों में रहे, पर वो HMV में नहीं गए। अच्छा। तो नुकसान तो प्रोड्यूसर का होने लगा ना। तो वो बात मतलब ऐसी कुछ हुई, तो हम में से कुछ लोगों ने इस बात को गलत समझा कि ये तो इनको चाहिए रॉयल्टी इसलिए कर रहे हैं। मैंने कहा भैया हम तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो मेरा और रफी साहब का थोड़ा सा झगड़ा हो गया। तो फिर वो बाद में ठीक हो गया। और पर क्या हुआ, रॉयल्टी मिलना तो अलग रहा। मैं तो रॉयल्टी लेती थी, आशा भी लेती थी, और भी कोई लेता हो तो मुझे मालूम नहीं। पर बाकी लोगों को मिलना खत्म हुआ और हमारी एसोसिएशन भी टूटी। अच्छा। जी हाँ। तो मतलब एसोसिएशन भी इस चक्कर में जो है, नहीं, वो झगड़ा अच्छा नहीं हुआ था। मतलब वो झगड़ा जरा ज्यादा लोगों को मतलब एक दूसरे से थोड़ी नोक-झोंक हुई। काफी सब्जेक्टिव भी था ना, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो एक राय बननी भी बड़ी मुश्किल चीज है। हाँ, मुश्किल चीज है, पर हमारी तरफ लोग ज्यादा थे। पर जो नहीं हमारे साथ
थे, वो बहुत थोड़े थे पर अच्छे थे जी। उनके नाम थे बहुत। तो वो बात उन तक ही रही एक। तो ये मतलब एसोसिएशन टूटी, इसका मुझे दुख है। बाकी काम तो चलता रहा, सब लोग लेकिन जाते आपने रहे। कमांड करी रॉयल्टी, उसके बाद भी आपने मतलब अपने कहा भाई मैं तो और नहीं, मैं लेती थी। मैंने कहा मुझे तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं गाऊंगी नहीं। तो वो मुझे प्रोड्यूसर देते थे, सभी लोग देते थे जी। लता जी आज भी मतलब मेरे को आई होप कि आप जानती हैं कि आज भी वो मुद्दा जो है इतना जो है अभी 2-3 साल पहले तो इतना मतलब वो मुद्दा उछल गया था। और जो आज के जो गायक हैं, सुनिधि चौहान हुई जैसे, या सोनू निगम हुए, जिनको आप काफी पसंद भी करते हैं, जिनकी आवाज, उन लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया। बल्कि हालांकि सोनू जी को तो इसका मतलब मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था पिछले साल, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसका काफी उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि कंपनीज ने भाई कहा कि अब आपसे गाना नहीं लेंगे, क्योंकि आज की डेट में तो कितने मतलब हर कोई गा देता है आजकल। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो गाना नहीं लेंगे आपसे, तो उसका नुकसान जो है उनको भी उठाना पड़ा उसका। सबको ही उठाना पड़ा। पर क्या हुआ है, हम लोगों का जो एक जमाना था, मतलब मैं क्या कहूँ, तब क्या था कि प्लेबैक सिंगर जो थे वो सब इकट्ठे एक जगह थे, और वो बात जो कहते थे वो चलती थी। मतलब किसी हद तक उसको लोग ये नहीं करते थे। बाद में क्या हुआ, अभी ऐसा हुआ है कि अगर एक सोनू ने ना कहा तो और 4-5 आ जाते हैं। एक सुनिधि ने ना कहा तो और 10-12 आ जाती हैं लड़कियां। तो बहुत सारे गाने वाले आ गए हैं, और उनकी कोई एसोसिएशन भी नहीं है। एसोसिएशन होती तो लड़ सकते थे, पर वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो और सच बात मैं बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। मैं किसी मतलब गॉसिप में मैं जाती नहीं। जी ये तो है नवा, हमने तो ये देखा, लेकिन जावेद साहब ने ये मुद्दा उठाया था, और कॉपीराइट बिल के अंदर जो है पार्लियामेंट में हम सुन रहे थे, तो उसका कुछ तो मेरे ख्याल से इन्होंने पैक्ट कुछ बनाया है, तो वो शायद अब जो है थोड़ा सा बदलाव आ रहा है इस चीज में। तो जावेद साहब, मैं आपको बताऊं, जावेद साहब बहुत ही शरीफ इंसान है और बहुत अच्छे हैं, और वो हमारे लिए मतलब पूरा सुजस के लिए कर रहे थे। और मतलब उसमें उनका कोई ये नहीं था कि भाई हमारे लिए ये करना या हमको ये मिलना चाहिए, ये कुछ आता ही नहीं है। वो अपने काम में मस्त रहते हैं, और भगवान उनको खुश रखे। वो बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने जो भी किया था उसका क्या हुआ आगे मुझे पता नहीं। अच्छा लता जी, एक बात बताइए कि लता जी को आनंद घन बनने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, वो तो एक ऐसे ही मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया भालजी बाबा की वो तो पिक्चरें बनाते थे, तो उनका मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि बेटा मैं जरा फंस गया हूँ, मैंने पिक्चर शुरू की है, पर जिस डायरेक्टर को मैंने पूछा वो ना कर रहे हैं, और ये पिक्चर मेरी हिस्टोरिकल है। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा बाबा मैं करती हूँ। कहने तू करेगी? मैंने कहा करूँगी, उसने क्या है। तो कहने लगे लता नाम से नहीं करना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं, अगर तुम्हारा म्यूजिक न करे नारायण ठीक नहीं हुआ, लोगों को पसंद ही नहीं आया, तो लोग कहेंगे कि देखो लता मंगेशकर ने ऐसा म्यूजिक किया, वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं नाम देती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या, कौन सा?
तो मैंने कहा अनंत घर, मैंने बहुत अच्छा गाना है। और मैंने वो पिक्चर की, फिर दूसरी पिक्चर की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, और सब पिक्चरें चली। और मुझे हमारा महाराष्ट्र का अवार्ड होता है गवर्नमेंट का, वो भी मिला मुझे। तो उस दिन लोगों को मालूम हुआ कि मैं ही आनंद घर हूँ, नहीं तो तब तक किसी को पता नहीं था कि मैं आनंद हूँ। जी। तो उसके बाद आपने, ये तो मराठी फिल्में थी, किसी ने आपको हिंदी फिल्म के लिए नहीं बोला कि भाई आपने मराठी का? नहीं, मुझे बोला था। एक दो फिल्में मेरे पास आई थी, पर मैंने सच बताऊं, मैं हिंदी फिल्में गाना बनाओ, वो उनको सुनाओ, फिर अच्छा नहीं लगा तो बदलो, ये करो। और इतना टाइम अगर होता मेरे पास तो मैं करती, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे मेरी रिकॉर्डिंग इतनी ज्यादा थी तो मुझे वही करना पड़ता था ज्यादा, दिन भर यहाँ जाओ वहाँ जाओ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें से मैं टाइम कहाँ निकालती। मैंने कहा हटाओ, ये मुसीबत हमको नहीं चाहिए। मैंने पढ़ा है कि आपको इनफैक्ट आनंद फिल्म के लिए आपका अप्रोच भी किया गया था, ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने आपसे पूछा भी था। आनंद के लिए पूछा था, हाँ, लेकिन आपने उनको मैंने ना कहा उनको। पर आनंद फिल्म का उनका म्यूजिक मैं बनाती, उससे बहुत अच्छा सलीला ने बनाया था। और सलीला जैसे इतने मतलब कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर को लेने के बाद मैं म्यूजिक डायरेक्टर होती तो कोई फायदा नहीं था। अच्छा हुआ जो हुआ, वो अच्छा हुआ, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन आपने कोई ट्यून कभी कुछ ऐसा है कि आपने मतलब ट्यून्स कुछ बना के कभी आपने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट करते, बना के आपने अपने पास रखी हो, जैसे कि म्यूजिक डायरेक्टर्स करते हैं कि काफी कॉम्पोजिशंस बना के रखते हैं? कभी नहीं, ऐसा मतलब मेरा दिमाग इतना चलता नहीं, मैं बना के रखती नहीं हूँ। मेरे सामने गाना आता है, सिचुएशन आती है तो मैं गाना बना देती हूँ, पर बैठ के तर्जे बनाए और रखे ये मैंने कभी किया नहीं और कभी करूँगी भी नहीं। दादा जी, आपने जो प्रेस के साथ जो काम किया है जी, उनमें सबसे ज्यादा जो मैं एक जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है यश चोपड़ा साहब। आपकी उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है। आपने लगभग उनकी सारी ही फिल्मों में जो है गाया है, तो ये आपका सिलसिला उनके साथ शुरू कैसे हुआ था? आपको बताऊं, यशी को मेरा गाना पसंद था, और वो उनकी वाइफ है जो खुद गाती है क्लासिकल, सीखती है, शौक है उनको, तो वो भी उनको कहती थी कि हम दीदी से गाने लेंगे। तो ये पहली पिक्चर उन्होंने बनाई, तब उन्होंने मुझे कहा कि इस पिक्चर में दीदी गाएंगी, तो मैं तो गाती रही उनके यहाँ जाके। और बाद में मेरा उनका रिश्ता हुआ बहन भाई का, तो वो तो मुझे बहन ही कहते थे, दीदी करके बुलाते थे। तो एक घर जैसा मतलब उनका मेरा रिश्ता हो गया था, उनका भी और उनकी वाइफ का भी। आज भी मैं उनको फोन करती हूँ तो वो बहुत प्यार से बुलाती है कि आओ घर आओ, देखो कैसा चल रहा है। उनको बहुत मुझसे प्यार था। और जो है अब तो आदित्य जी के भी जो है आगे फैमिली बड़ी है, तो मिले आप उन लोगों से अभी लेटली? नहीं, आदित्य जो बनाते हैं ना, उनकी पिक्चरों में शायद मैं गाऊं ऐसे गाने शायद नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और वो भी इस बात को मानते हैं, और वो पिक्चरें बनाते हैं, उनकी अलग ही टाइप होता है। जैसे यश जी फिल्म बनाते थे
उसमें कुछ स्टोरी थी होती थी, कुछ कहते थे लोगों से, वो मतलब कहना होता था कि भाई ऐसे रहो, ऐसा होना चाहिए। वो अब पहले की तरह रहा नहीं। पहले सब लोगों का ऐसा ही होता था। राज कपूर साहब, वी शांताराम जी और महबूब खान साहब, ये लोग जो पिक्चरें बनाते थे, आपने इनका नाम क्या था, बंगाली बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, इनकी फिल्म में देखिए एंड में जाके पता चलता था कि जिंदगी ऐसी है और तुमको ऐसा रहना चाहिए। मतलब कुछ कह के जाते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो बात अब खत्म हो चुकी है। आज तो मार धाड़ गाने भी ठन 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 ऐसे कुछ होते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है, उनको नहीं लगता हो कि हम मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं ये जाके गाऊं। मतलब शायद मैं गा न सकूं। मतलब नहीं, वो तो जो बनाते हैं वो तो शायद आजकल ये होता है कि गाने भी पता नहीं उनको कह सकते नहीं कह सकते, 2-4 दिन लोग ये हो सकता है। पर मैंने अब मतलब यशवी की लास्ट पिक्चर में मैंने गाया था वीर ज़ारा में। तो लता जी, आपको दुख हुआ इस बात का कि आप उनकी आखिरी पिक्चर में जो है आपकी आवाज हमको नहीं सुनने को मिली, जो कि उन्होंने खुद डायरेक्ट करी थी, जो आखिरी पिक्चर उनकी आई थी जब तक है किसकी? यश जी की। नहीं, जब तक है जा में शायद ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होगी नहीं, इसीलिए मुझे यश जी ने बुलाया नहीं होगा। वरना वो तो मेरे बगैर काम ही नहीं करते थे। जी बिल्कुल। बहुत मतलब मैं एक फोन कर दूं तो वो इमीडिएटली वो हाँ करते थे। मतलब उनकी बात ही अलग थी, मेरा उनका रिश्ता बहुत अलग था। जी लता जी, आपने जो पिछले 10-15 साल में मैंने देखा है कि मयूरेश के साथ में आपने काफी काम किया है। जो आपके नॉन फिल्मी जो गाने हैं मयूरेश ने काफी डायरेक्ट किए हैं। आपकी गजल जो थी या जो अटल जी की जो लिखी हुई आपने कविताएं जो आपने गाई थी वो भी मयूरेश ने मेरे ख्याल से म्यूजिक उनका दिया था। अभी पीछे कुछ जो डिवोशनल जो भक्ति के गाने आए हैं वो भी मयूरेश ने आपके दिए हैं। तो और मयूरेश काफी यंग हैं, तो उनके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि आप उनसे मतलब किस तरह से जो है वो आपके। मैं आपको बताऊं, मयूरेश स्वरलता में काम करते थे जी, और उन्होंने मेरी बहन वहाँ रिकॉर्डिंग कर रही थी। अच्छा। तो उषा को उन्होंने कहा कि मैं दीदी से एक गाना लेना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं उनको गाना भेजता हूँ, उनको पसंद आया तो हाँ करे, नहीं आया तो ना करे। तो मैंने उनका गाना सुना ही नहीं 4 दिन, मैं कुछ काम में थी। तो फिर मेरी बहन ने आके कहा कि कुछ तो बताओ दीदी, वो बेचारा वेट कर रहा है। फिर मैंने वो गाना सुना और मैंने उसको फोन करके कहा कि मेरे लिए आपका गाना बहुत अच्छा है, मैं गाती हूँ। तो कहने लगे मैं कब करूँ गाना। तो कुछ मैंने 1 हफ्ते के बाद कहा था और मैं गई वहाँ। गाना था मेरे साईं का साईं श्री के बाबा जो हैं, जी मैंने उनके लिए गाना था। वो एक ही गाना था पूरे रिकॉर्ड में, और वो जब रिकॉर्ड आया तो बहुत चला। मतलब फिल्मी में आज भी वो गाना चलता है, आज भी वो रिकॉर्ड बिकता है और बहुत अच्छा चलता है। और वो गाना रिकॉर्ड किया था मेरे भाई के बेटे ने, क्योंकि उसकी कंपनी थी तो उसके थ्रू उसने रिकॉर्ड किया था। और वो गाना मैंने गाया। वो गाना गाने के बाद मुझे मयूरेश ने फोन करके कहा कि मैंने
अटल जी के गाने कुछ निकाले हैं, अच्छा। आप गाएंगी क्या? मैंने कहा हाँ मुझे अटल जी के गाने गाने हैं। ये तो फिर मैंने वो गाने चूज किए और फिर वो रिकॉर्ड किया। जी, कविता अटल जी की। जी हाँ। वो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने वो गजलें की थी। उसने मुझे 2 गजलें सुनाई, बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा कि हम लोग करेंगे और हम लोग इनको भी, वो टी सीरीज के थे, तो टी सीरीज वालों ने जावेद साहब को पूछा और जावेद साहब ने उसमें 3-4 गाने लिखे और हमने ऐसा एक रिकॉर्ड बनाया और वो रिलीज किया। सादगी नाम था। और फिर उसके बाद टी सीरीज वालों ने कहा कि हमको हनुमान चालीसा चाहिए। तो मैंने महेश को कहा, मैंने कहा बेटा तू ही कर सकता है, ये तू ही सवाल, क्योंकि इतना लंबा 44 उसके ये थे आंतर वन थे। तो मैंने कहा तू ही बना और मुझे बता दे क्या गाना है। और फिर वो हमने रिकॉर्ड किया, तो वो भी बहुत चला। एक बार में आपने हनुमान चालीसा रिकॉर्ड करी थी? जी हाँ, मेरी और वो बहुत चली है, बहुत चली थी और हमारे घर में तो काफी चलती है, मतलब हर दूसरे दिन वो सुबह जो है चलती है। मेरी इनफैक्ट मयूरेश से काफी मेरी मतलब बातचीत होती रहती है कई बार, तो अच्छा। बताया मुझे कि जो है आपने जिस तरीके से हनुमान चालीसा रिकॉर्ड करी थी तो वो भी और वो बेचारा बहुत अच्छा लगता है। और जितना उसको काम मिलना चाहिए मिला नहीं, मतलब उसका मुझे अफसोस है। पर अभी क्या हुआ, मैंने स्टूडियो मेरा खोला है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो एलएम का सारा काम वही देखता है। तो उस काम में जब देख रहा था तो मैंने उसके साथ फिर कृष्णाय नमः किया, नमः शिवाय किया, मतलब अलग अलग और ज्यादा भजनों के ऐसे रिकॉर्ड किए और वो चले भी। तो मैं आपसे थोड़ा एलएम लेबल के बारे में जानना चाह रहा था कि इसमें काफी जो नए सिंगर्स हैं उनको आप अपॉर्चुनिटी चांस देना चाहते हैं, तो जी, तो आप लता जी ये मुझे बताइए कि एलएम लेबल का आपका जो है विजन क्या है, आप कैसे नए बच्चे को प्रोत्साहन? देखिए विजन तो बहुत बड़ा है, पर अब जो हालात है हमारी सीरीज बिकती नहीं। अभी सब ऑनलाइन जो लोग रिकॉर्ड खरीदते हैं और हमारा एक भी रिकॉर्ड खरीद के नहीं। फिर भी मैंने जैनों का रिकॉर्ड किया था, वो 3-4 हजार मेरे बिके हैं रिकॉर्ड, और अच्छा चला है वो, बहुत अच्छा। तो इस तरह के जो मैंने सोचा था अलग अलग इससे धर्मों के मजहब के रिकॉर्ड में बनाऊं, तो उसमें मैंने ये जैनों का बनाया तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग बनाते हैं, बीच में कुछ क्लासिकल बनाए थे पर नहीं चले, लोग लेते नहीं, लोग टीवी से लेते हैं, ऑनलाइन से आजकल जो है काफी वो है। हाँ, नहीं काफी नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब कंपनियां बंद हो रही है अभी। जी ये तो है। ऑनलाइन हमने भी डाले हैं जी, और हमें ठीक चल ही रहे हैं, पर हमें जो एक उम्मीद थी कि पूरा रिकॉर्ड बनाया जाए और वो गड़बड़ हुआ है। हमने उषा के भी रिकॉर्ड किए हैं और पर यही गड़बड़ है कि रिकॉर्ड दिखते नहीं। अब मास्टर्स वाइज जैसी कंपनी 800 का हाथ लेके बैठी है, मतलब ये कोई लेना ही नहीं चाहता, तो रिकॉर्ड करे तो क्या करे, तेल बिल्कुल सही। तो ये कहानी ऐसी है। तो आप ये जो रियलिटी शोज देखते हैं टेलीविजन पे, आपको लगता है कि इससे कुछ अच्छी आवाजें निकल के आ रही हैं? क्योंकि शुरू में तो आई थी, सोनू जी आए, सुनिधि आपने खुद
चूज करी, लेकिन आजकल तो इतने सारे रियलिटी शोज हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सी आवाज आ रही है और कौन जीत रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, रियलिटी शोज में प्रॉब्लम वो है, बड़े लड़के या लड़कियां आए तो कोई बात नहीं, पर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जी उनका लाइफ तो वो उनको गाना तो मिलेगा नहीं, लोग वाह करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टेज पे गवाएंगे, जी पर फिल्म में तो नहीं गवाएंगे ना। जी तो उनकी तो लाइफ का तो मतलब उनका पढ़ना भी रह जाता है जी और गाना भी रह जाता है, जी और उनके माँ बाप उनको जबरदस्ती गाओ 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 करते हैं। जी ये अच्छी बात नहीं है, मैं इस बात के खिलाफ हूँ। जी। अभी आगे आपने अभी रिकॉर्ड किया है हाल ही में, कुछ आगे आ रहा है अभी? अभी तो किया नहीं मैंने, पर आगे करूंगी। अच्छा, आप कर मैं आपको बताऊंगी जरूर। ठीक है लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नहीं, टाइम thank दिया you. इतना। सो दोस्तों, दिस कंक्लूड्स माय लास्ट कॉन्वर्सेशन विद लता जी। 10-12 साल पहले मैंने जब उनसे बात करी थी एक बार, तो उन्होंने मुझे एक एप्रिसिएशन में ट्वीट भी किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि इंटरव्यू आपसे करके मुझे अच्छा लगा और आपने कई नए सवाल पूछे। जस्ट इमेजिन, किसी ने सदियों तक, मतलब डेकेड्स तक इंटरव्यूज दिए और वो आपको ट्वीट करके बोले कि उनको इंटरव्यू अच्छा लगा, तो आपको कैसा फील होगा। वो ट्वीट मेरे करियर का बिगेस्ट अचीवमेंट है और हमेशा रहेगा। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।